कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व जिन्होंने लेखन, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और मोटिवेशनल स्पीकर सरिता राठौर पिछले कई वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार कार्य कर रही हैं। सरिता जी को अब तक लगभग 150 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें मारवाड़ रत्न सम्मान, राजस्थान नारी शक्ति सम्मान, कर्मवीर चक्र सम्मान, वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। एशिया सर्वे रिपोर्ट 2023 में देश की 20 सशक्त महिलाओं की सूची में उनका नाम शामिल होना उनके कार्यों की व्यापक पहचान को दर्शाता है। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सहयोग से प्रदान किया गया कर्मवीर चक्र सम्मान भी उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेखन और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में सक्रिय सरिता जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गेस्ट स्पीकर के रूप में भी अपने विचार रख चुकी हैं और हजारों लोगों को प्रेरित कर चुकी हैं। आज की इस खास बातचीत में हम जानेंगे उनके बचपन और शिक्षा की कहानी, लेखन की उनकी यात्रा, महिला सशक्तिकरण से उनका जुड़ाव, समाज और व्यवस्था पर उनके बेबाक विचार और उन अनुभवों के बारे में जिन्होंने उनके जीवन को एक मिशन बना दिया है। तो आइए गर्मजोशी से स्वागत करते हैं लेखिका एवं समाज सेवी सरिता राठौड़ जी का। सरिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सरिता जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बहुत ही सहज अंदाज में हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत ऐसा करते हैं आपके बचपन से ही कर लेते हैं। अब कुछ बताइए अपने बचपन के बारे में, आपके पारिवारिक वातावरण के बारे में, आपके व्यक्तित्व को सबसे अधिक किसने इन्फ्लुएंस किया, कुछ उसके बारे में हमें बताइए, फिर आगे बातचीत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। इस मंच के माध्यम से मैं मेरे मन की बात सभी से साझा करूंगी। और मेरे बारे में मैं ये बताना चाहूंगी सर कि मेरा जन्म शेखावाटी के महेंसर गांव में हुआ था और पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो हमारा अलग अलग स्थान पर जाना हुआ। शिक्षा भी अलग अलग शहरों में हुई। माताजी गृहिणी थी, लेकिन उनका स्वभाव इस तरह से था कि वो सभी को सहयोग करें। उनकी सोच ऐसी थी कि सभी की सहायता करनी चाहिए। सहयोग और संस्कार जो मुझे घर से मिले, उन्हीं की वजह से मैं समाज सेवा के लिए प्रेरित हुई। और वैसे जब मेरा जन्म हुआ था तब कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही थी, और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माताजी ने मुझे बताया कि इस तरह से कन्या भ्रूण हत्या होती थी और अमल दे के और बच्चियों को गहरी नींद में सुला दिया जाता था। तो जब मैं बड़ी हुई तो मैंने संकल्प लिया कि मैं महिलाओं और बेटियों के लिए समर्पित होकर, संकल्पित होकर जीवन भर कार्य करूंगी। इसका मतलब है कि ये जो समाज में विषमता थी या जो गलत प्रथाएं थी, ये शुरू से ही, बचपन से ही आप इनसे प्रभावित हो गई थी। तो शुरुआती शिक्षा भी आपकी वहीं हुई, उसी गांव में हुई, या आप बीकानेर या कहीं आके आगे पढ़ी, क्या कैसा रहा? नहीं सर, नौकरी करते थे पिताजी, तो अलग अलग शहरों में हम जाते थे। तो पहले जब शुरुआत हुई तो बीकानेर से हुई, उसके बाद में हनुमानगढ़, निम्बाहेड़ा, हम अलग अलग शहरों की यात्रा कर रहे थे। और जो अलग स्कूल की शिक्षा हुई, फिर विद्यालय के अंदर जाके जो प्रतियोगिताएं हुई
होती थी उन सभी में शामिल होती थी। वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, शुद्ध लेखन या जो भी कहानी या किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता होती थी, मैं उसमें सहभागिता निभाती थी। और हमारे महाविद्यालय की तरफ से मुझे चुना गया था। उस वक्त 44 कॉलेज के जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे कॉलेज ने ट्रॉफी जीती थी, हमने जिताई थी उस टाइम सर। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि महाविद्यालय की तरफ से मुझे चुना गया और हम जीत के आए। इसका मतलब है कि बचपन से ही आपका लेखन और समाज सेवा की ओर झुकाव था। तो ये सफर लगातार चलता रहा या आपके जीवन में कोई एक ऐसा मोड़ आया या कोई ऐसा ट्रिगर हुआ जिससे आप इन संवेदनशील या सेंसिटिव मुद्दों की तरफ, सामाजिक मुद्दों की तरफ आपको गंभीरता से सोचने लगी? ऐसा कोई लाइफ में कोई ऐसा मोड़ भी आया क्या आपके? बचपन से ही समाज सेवा की तरफ झुकाव था। वैसे देखा जाए तो जब हम कक्षा 4 में थे तो हमारे स्कूल में एक स्वास्थ्य शिविर लगा था और जिसका मैं हिस्सा बनी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, बहुत संतुष्टि मिली। तो उस वक्त मुझे ये समझ नहीं थी कि समाज सेवा होती क्या है, ये इतना समझ आ रहा था कि किसी के लिए कुछ करना कितना सुखद होता है। और रही लेखन यात्रा की बात, तो मैं शुरू से ही स्कूल में थॉट ऑफ द डे बोला करती थी। उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तो हमें ही थॉट लिखना होता था जो भी हम बोलते थे। तो उसी से धीरे धीरे एक आदत बन गई और यात्रा चलती आ रही है। चलिए, हाँ, ये थॉट ऑफ द डे स्कूल्स में कई बार लिखते थे, बच्चे बोलते भी थे और लिखते भी थे, तो वो बहुत एक अच्छी शुरुआत होती है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं वैसे ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सरिता जी, आपका स्कूल का इतना वृहद अनुभव है, कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसी दोस्त जिसने आपको उस दौर के अंदर काफ़ी आपको इन्फ्लुएंस किया, आपके ऊपर जिसका काफ़ी प्रभाव हुआ, ऐसा कोई है क्या? हमारे महाविद्यालय में एक सर थे सर, रामजी लाल कड़वासरा जी। तो वो हमें राजनीति विषय पढ़ाते थे और कई बार जब वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी तो वो सुनते थे। और जब बाकी जो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी, शुद्ध लेखन, कहानी या किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिताएं, तो वो जब हमें देखते थे, सुनते थे, तो कई बार हमारी कमियां भी निकालते थे। मैं बहुत ही जल्दबाजी में बोल जाती थी और एक बार जब उन्होंने सुना तो कि थोड़ा सा धीरे बोला करो, तो कई जगह उन्होंने हमें टोका भी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम जिस विषय पे बोल रहे हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो कार्य करते थे, तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ इतना सीखते थे कि हमें लगता था कि नहीं, अभी और कुछ सीखने की जरूरत है, और भी बहुत कुछ करना है। तो इस तरह का जो माहौल था, हमारे जो गुरुजन थे उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी, उनका आशीर्वाद मिलता था। अभी तो ये ऐसा माहौल है नहीं। मुझे लगता है कि कई बार मैं मेरे बच्चों से भी बात करती हूँ कि जिस तरह से हम अभिभावक के रूप में उनको देखते थे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि वो भी ये सोचते थे कि ये हमारे बच्चों की तरह है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें आगे बढ़ाना है। और अगर वो डांट भी देते थे तो हमें बुरा नहीं लगता था। तो उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़े। तो इस तरह से अलग अलग विषयों का जब हम चुनाव करते थे तो हमेशा वो हमारी सहायता करते थे। उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। नहीं, बहुत सही कह रही है आप। उस जमाने के अंदर टीचर्स और गुरुजन होते थे, उनका स्टूडेंट्स की लाइफ पे बड़ा प्रभाव रहता, तो हमेशा उनको याद रहते थे, भूलते कभी नहीं थे उनको। बिल्कुल सही बात कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट्स का ये दौर आ गया है, उससे उस जमाने में तो बहुत था। चलिए, ऐसा करते हैं, आपके ये जो भाव है अपने टीचर के लिए, इसके पे रुक के हम एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। तुमसे कहना और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी।
जीवन साथी साथ में रहना। जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। श्याम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा। एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। तुम ही कहना ये सच है ना, तुम ही कहना ये सच है ना। जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। छोड़
मौजें ये जीवन धारा, हम मौजें ये जीवन धारा। बहता जाए ये जग सारा, बहता जाए ये जग सारा। मुझसे अलग हो कर मत बहना, मुझसे अलग हो कर मत बहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना। जीवन साथी साथ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना। 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 हाँ सरिता जी, आपका स्वागत है दोबारा। और अब थोड़ी सी आपकी लेखन यात्रा पर आते हैं, बातचीत करते हैं। अब ये बताइए, लेखिका बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरह से ये सारी शुरुआत हुई? आपने कब महसूस किया कि शब्दों के माध्यम से मैं अपनी बात सामने रख सकती हूँ, अपने भावों को प्रकट कर सकती हूँ, और क्या शब्दों के माध्यम से भी समाज पे प्रभाव डाला जा सकता है? ये शुरुआत कैसे हुई? कुछ हमें साझा कीजिए इसके बारे में। जी, साहित्य में मेरी शुरू से ही रुचि थी और मेरा जो पसंदीदा विषय था वो हिंदी था। तो धीरे धीरे मैंने आलेख लिखने शुरू किए, वो अखबारों में आने लगे। और मेरा पहला जो आलेख था उसका नाम है असफलता में ही सफलता निहित है, कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को हारना नहीं चाहिए। तो हमारी जो महाविद्यालय की एक पत्रिका थी जिसका नाम वैचारिकी था, और उसकी मैं छात्रा संपादक रह चुकी थी। अच्छा, तो उस वक्त मुझे बहुत सीखने को मिला, और छात्रा संपादक या जो कार्य है या मेरे जो आलेख है उससे लोगों को प्रेरणा तो मिली ही, लेकिन मुझे भी और अच्छे से लिखने के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन मिला, वो यात्रा जो है इस हिसाब से चालू हुई कि भी आज तक चली आ रही है। आप विषय का चयन कैसे करती हैं? आप किन विषयों पर अधिक लिखना पसंद करती हैं? शुरुआत में आप कई लोग कहानी से शुरू कर देते हैं, कई कविता से शुरू करते हैं। आप क्या मोटिवेशनल से ही शुरुआत हुई थी आपकी, या कोई कहानी या इस तरह की कोई चीज लिखी है आपने सबसे पहले? कविता भी लिखती थी और कहानी भी लिखती थी। जो महाविद्यालय में होते थे जो प्रतियोगिताएं, उसमें तो मैं कहानी और वाद विवाद प्रतियोगिता दोनों में हिस्सा लेती थी, लेकिन जीवन से जुड़े हर विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा कोई मुद्दा उठाऊं जो महिलाओं से है, जो हमें बदलाव लाना है या लोगों को जागरूक करना है। तो धीरे धीरे जो आसपास घटनाएं घट रही थी उसकी वजह से जो मुद्दे मेरे सामने आए या जो विषय मेरे सामने आए उनको मैंने लिखना शुरू किया। और उसके अंदर जैसे दहेज हो गया, घूंघट प्रथा, मृत्यु बोझ या महिला विषय से जुड़े कोई भी ऐसे विषय जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए जरूरी थे। तो और मेरे लिए ये समझना जरूरी था कि जो महिलाएं अपना जीवन जी रही है, या जो कुरीतियां है, या जो समाज में ऐसी सांकल है जो जंग लगी है और जिसे हमें हटाना है, तो हम जागरूक कैसे करें? तो मुझे ऐसे लगा कि लेखन के माध्यम से हम बड़े स्तर पर बदलाव कर सकते हैं। और देखा जाए तो मैं स्त्री हूँ, इसलिए स्त्रियों के मन को समझना मेरे लिए सरल हो गया था। तो मुझे लगा कि ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए मैं जिनको समझ सकती हूँ। तो इस हिसाब से मैंने वो विषय चुने और उन पे अपना आलेख लिखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। लेकिन अच्छा, जब मैं थोड़ा सा एक ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि शुरुआत में जब लेखन कोई भी नया लेखक शुरुआत करता है तो कुछ उसका बड़े लेखकों का उस पर प्रभाव होता है। तो कोई ऐसे विशेष लेखक हैं, चाहे प्रेमचंद हो, जयशंकर प्रसाद हो, या कोई भी, जो भी आपने उससे हिंदी साहित्य की आप स्टूडेंट रही हैं, उनके बारे में कुछ बात करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी किस लेखक से आप प्रभावित रही?
जो लेखकों के हम लोगों ने लेखन पढ़े हैं उनसे तो प्रभावित होते ही हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है। लेकिन मेरे विषय ऐसे थे कि जो परिस्थितियों में घट रहा था उसे मैं जब देख रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना यही मुद्दे उठाए जाएं, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड ही मुद्दे मैंने उठाए हैं। तो उनके जीवन में जो भी पहलू है या जैसे भी उनको लगता है कि हम इन चीजों से बाहर कैसे निकले, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, हमें अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, सक्षम कैसे बनाना है, या अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपने आप को संतुष्ट कैसे रखना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, या हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े, और रिश्तों को लेकर उनके मन में जो बातें होती थी उनके समाधान कैसे ढूंढे जाए। अभी जैसे बीच में हम लोगों ने अवसाद पे खूब लिखा था, क्योंकि महिलाओं के काफी ऐसे मुद्दे सामने आ रहे थे या विषय ऐसे आ रहे थे कि हमें लगा कि इन मुद्दों पे लिखना चाहिए। तो ऐसे इस तरह के अलग अलग जो परिस्थितियों के अनुसार या जो सामने घटाएं उसके अनुसार हम लोगों ने विषय चुने। अच्छा, तो चलिए ये बताइए कि जैसे आप ये महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लिख रही हैं, अवसाद जैसे अभी आपने बताया, कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है आपकी लाइफ में या समाज में कोई ऐसी चीज या घटना आपने देखी हो जिससे प्रभावित होकर एकदम आपको लगा हो कि मैं लेखनी उठाऊं इस पर? ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा आपके या आपके आसपास? लेखन में भी रहा और व्यक्तिगत अनुभव वैसे भी रहा कि समाज में मैं देख रही थी कि महिलाएं जो अपने सपनों को कैसे ताक में रख जाती है, मतलब उनके जो सपने हैं उनके ऊपर कैसे कर्तव्यों की या जो जिम्मेदारियां हैं उनकी धूल कैसे जम जाती है, और कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर लेती है कि अब हम नहीं कर सकते, खासकर शादी के बाद में जब उनको लगता है कि ऐसी जिम्मेदारियां हैं। तो घर और परिवार के अंदर जो संतुलन बिठाकर बाहरी दुनिया के अंदर अपने आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए उन्हें जो संघर्ष करना पड़ रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं हार जाती है। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने मन से स्वीकार कर लिया कि हम हार गए तो वो सच में हार जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जो परिस्थितियां हैं उससे लड़ना अगर वो सीख गई तो वो घर परिवार में और बाहरी दुनिया में संतुलन बिठा सकती है। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा मैंने कि शादी के बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सोचने वाली बात है। बहुत ही आपने एक विशद विषय उठा लिया है। हमारे खास तौर से भारतीय परिवारों में शादी के बाद में जो भी व्यक्तित्व उपलब्धियां होती हैं या जो भी किसी में कुशलता होती है वो सारी शादी के बाद में कहीं ना कहीं रूप में दब जाती है। अगर ससुराल सपोर्टिव हो तो फिर आगे चलता रहता है, और अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। ये बहुत ही एक तरह का विडंबना सी है हमारे समाज में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपको लगता है कि ये आपने लेखनी उठाई कि आपके लेखकों से या लेखक समाज में बदलाव लाने का माध्यम बन सकता है? कुछ आपको लगता है इस तरह की महसूस करते हो आप अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मानती हूँ कि कलम की जो धार होती है तलवार से भी तीखी होती है। शब्दों की अपनी एक यात्रा होती है और शब्द दूर दूर तक यात्रा करते हैं। अगर उसमें जागरूकता संदेश है, कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं, तो उन्होंने बदलाव लाया है और उनके जीवन में हुआ है। जो व्यक्तिगत स्तर पर मुझसे मिले हैं, जिनकी काउंसलिंग मैंने की है, मैंने उनकी मन की बात को सुना है, और कई मंच के माध्यम से मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिसकी कोई नहीं सुने वो हमें सुनाए। तो हम कहीं ना कहीं उन तक ऐसे शब्दों के माध्यम से पहुंचते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर जैसे भी हमारी बात होती है तो हम उनकी समस्या सुन के उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो जब समाज सेवा में हम काम कर रहे हैं, वही लेखन के माध्यम से मुद्दे उठा रहे हैं, तो डबल गति से बदलाव जो हम देखना चाहते हैं वो लाखों लोगों तक हमारी बात पहुंचती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है कि नहीं, अगर किसी की कोई समस्या है सामने आ रही है तो हम कैसे सुलझा सकते हैं, उस पर काम कैसे करते हैं, वो देखने वाली बात होती है। बहुत सुंदर, आपकी लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे। शब्द बड़ी दूर तक जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज आपने कही है। तो आपकी इस शब्दों की बात पे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे हिंदी गानों में भी कई शब्द, कई गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ सरिता जी, तो वेलकम बैक। अब ये हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण से। इससे जुड़ने की आपकी शुरुआत कैसी हुई? यहाँ आप किस तरह से, कोई ख़ास ऐसी घटना हुई जिससे आप जुड़ी, या अपने आप ही एक सहज प्रक्रिया थी? महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम शुरू करें तो जब आसपास ऐसी घटनाएं हो रही थी कि दहेज के लिए महिलाओं को जलाया जा रहा है, या घूंघट प्रथा है, या मृत्यु भोज है, तो इस तरह से जो
कुछ ऐसे विषय थे जो हमें झकझोर रहे थे। हम रोज अखबारों में ये पढ़ रहे थे कि आज दहेज के लिए इस महिला को जला दिया, या उसे शोषित किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो घटनाएं हम सुन रहे थे, उन पर कार्य करना बहुत जरूरी था। ऐसा लग रहा था कि हम अपने स्तर पर तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम लेखन के माध्यम से इस विषय को उठाएं तो लाखों लोगों तक बात पहुंचेगी। तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो एक उद्देश्य है वो सकारात्मक बदलाव लाना है, और मैं प्रयास, बदलाव और सफलता में विश्वास करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना हम इसे बड़े स्तर पर लाने के लिए लोगों से बात करें, लेखन के माध्यम से ऐसे मुद्दे उठाएं, और वही लेखन जो हम लोग विषय चुनते थे महिलाओं से रिलेटेड होते थे, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव देखने को मिला। और मेरी लेखन और समाज सेवा दोनों में बराबर की सक्रियता रही है। धरातल पे जो काम किया वो लेखन में भी लाए। अच्छा, तो ये जो आप काम करते हैं, ये तो इनफैक्ट क्या है, तो आज भी अखबारों में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है किसी एक महिला का जो जिसने सुसाइड कर लिया, तो ये तो समस्याएं कभी ख़त्म हो ही नहीं रही हमारे समाज में। तो आपने महिला आत्मनिर्भरता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लगातार काम किया है। तो इनमें सबसे बड़ा चुनौती आपको क्या लगता है, डिफ़िकल्टी क्या आती है जब आप इसके बारे में काम करती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं, दिक्कत क्या आ रही है, सोच में है या धरातल पे है? जैसे महिला स्वास्थ्य की बात करें हम, तो महिलाएं घर के सभी सदस्यों का ध्यान रख लेती है, लेकिन जब स्वयं के बारे में सोचने की बात आती है तो उसे जरूरी नहीं समझती और उसे इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं मानती। कई बार हम लोगों ने ये देखा कि एक उम्र बीत जाने के बाद में, उम्र की दहलीज पार करते करते महिलाओं को ये महसूस होने लगता है कि अब अपने लिए क्या जीना, मतलब हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि नहीं ठीक है चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में उनको लगता है कि नहीं, अवसाद सी गिर जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि एक ही एक दिनचर्या निभाते हुए उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने लिए कब जिए। लेकिन जब तक वो सोचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो सामने आई बात। और दूसरा कि मेरे लेखन के माध्यम से हम ये कोशिश की कि जैसे खुश कैसे रहा जाए, उससे हमें ये सोचने वाली बात है कि हम दूसरों के लिए इतना कर लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? हम अपने आप को संतुष्ट कैसे करें कि जो दिनचर्या हम जी रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक जो काम किया उसके अंदर 1 घंटा अगर निकाल लिया, अपने पसंद के गाने सुन लिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, योगा कर लिया, बाहर घूमने चले गए, कुछ भी किसी से बात किया, अगर आप दिन भर काम करके कहीं ना कहीं अगर 1 घंटा देते हो तो आपको खुद को एक ताजगी महसूस होती है कि नहीं, मैंने मेरे जो रुचि है उस पर ध्यान दिया, या जो जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे जी रही हूँ। लेकिन अधिकतर हम लोगों ने देखा कि वो अपने आप को नजरअंदाज करती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होती है कि उनकी मानसिकता को बदलना जरूरी हो गया था। और रही अध्यात्म से जुड़ने की बात, परवरिश कैसे करनी चाहिए, संस्कार जैसे विषय, या फिर मेरा जो एक आलेख है जिसमें हम लोगों ने 12,000 से ज्यादा शब्दों का उपयोग किया है, वो अध्यात्म से जुड़ने का संदेश, जैसे मैंने कहा कि परवरिश है जैसे बच्चों की करनी चाहिए, या फिर अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। तो एक मेरा आलेख है जिसका नाम है सृजन, जिसमें 12,000 से ज्यादा शब्दों का उपयोग किया गया है और उसमें अलग अलग विषय है। अच्छा। तो परितृप्ति मतलब संतुष्टि, अपने आप को संतुष्टि हम कैसे दें, हम अपने आप से खुश कैसे रहें, है ना, कि अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। और ये पहली जिम्मेदारी है जिसको निभाना हमें आना चाहिए, वो कला, वो हुनर हमें होना चाहिए कि हमें ये एहसास हो कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें, हम अपने आप को वक्त कैसे दें, अपने आप के साथ समय कैसे बिताएं। जब इंसान अपना खुद का पसंदीदा बन जाता है तो फिर किसी और के अंदर रुचि इतनी नहीं रहती और अपने आप से खुश रहने लगता है। चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी कार्य कर रहा है, अगर उसे खुशी नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उसका कोई लाभ ही नहीं। बहुत बहुत गहरी बात कह रही हैं सरिता जी आप। हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो सबको खुश करने के प्रयास में रहती हैं और खुद कभी खुश रहने का कोई माध्यम ढूंढ भी नहीं पाती और संतुष्ट भी नहीं रह पाती हैं। तो आपके उस लेख में जो आप बता रही हैं, कोई उसमें से 1 या 2 बात ऐसी बताइए महिलाओं के लिए कि जो वो एप्लीकेबल हो सकती है उनकी डे टू डे लाइफ में। सुबह से लेके शाम तक जो दिनचर्या है उसे व्यवस्थित तरीके से करें। दूसरी बात, अपने आप पर विश्वास करना सीखें कि नहीं, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। अपने आप पे ध्यान दे, और अगर उनको लगता है कि हमें कुछ करना है तो मन से हारे ना,
अगर मन से वो हार जाती है तो वहीं पे उनकी हार हो जाती है। पहले जब कोई भी चुनौती सामने आती है, पहले तो उसका डट के मुकाबला करें, फिर वो संतुलन बिठाएं जीवन के अंदर कि मुझे ये अगर आत्मनिर्भर बनना है या सक्षम बनना है या मुझे ये कार्य करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके बाद में उस पर परिश्रम करें, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। बहुत सुंदर। तो चलिए, कोई एक अनुभव कोई ऐसा है, कोई महिला या किसी परिवार का जिसको आपने मोटिवेट किया हो या जिसकी मदद आपने की हो, उसकी संतुष्टि हो आपके, ऐसा कोई अनुभव जो आपके बहुत दिल के करीब हो, ऐसी कोई बात है आपको याद आती है? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमने जब महिलाओं के लिए शिविर लगाया था, तो जब उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, तो उसमें एक महिला के 2-3 बीमारियों को पता चला। उसे मालूम नहीं था कि उस तरह से मेरे शरीर में दिक्कत है। तो फिर हम लोगों ने उनके इलाज के लिए उनको सहायता की। तो तब महसूस हुआ कि महिलाएं अपने आप को बहुत नजरअंदाज करती है, उनको अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वो शुरुआती था, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली हुई कि ईश्वर की कृपा से उन्हें पहले पता चल गया, तो बात बढ़ी नहीं, और जितना उनको ध्यान देने की जरूरत थी उसके बारे में वो जागरूक हुई। नहीं, सही बात है। अभी आजकल ये कैंसर अवेयरनेस का वीमन के अंदर बहुत बातें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता है महिलाओं में, बहुत जरूरी है। हाँ, तो वेलकम बैक सत्ता जी। अब ये बताइए कि ये महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, ये सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास होते हैं, सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारे प्रयास करती हैं और कई तबके हैं जो इस पे प्रयास करते रहते हैं। तो आपको क्या अनुभव होता है, क्योंकि आपने इतने समय तक इसमें काम किया है, कि ये जो बातें हैं केवल भाषणों और आयोजन तक ही सीमित रह जाता है या कुछ इससे धरातल पे भी कुछ असर पड़ रहा है? क्या आपका विचार क्या है? अभी जो सोशल मीडिया है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जागरूकता, तो पहले से तो बदलाव आया है और सरकार भी अलग अलग योजनाएं चला रही है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, वो अपने स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे लगता है कुछ भी न हो, इससे बेहतर है कि कुछ तो हो, कुछ तो किया जाए। तो सब अपने अपने स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, तो बदलाव आया है। पहले के प्रति जो अभी सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वास्थ्य के अंदर भी जागरूक हुए हैं, उनकी बीमारियों को लेकर जो इलाज किया जा रहा है उसमें भी उन्होंने काफी रियायत दी है, तो समाज जागरूक हुआ है। और लेकिन जो योजनाएं हैं उन पर जिस गति से कार्य होना चाहिए उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं, उन तक पहुंचते पहुंचते वक्त तो लगता है, पर हाँ, बदलाव हुआ है। नहीं, खैर, ये आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। भाई, कुछ नहीं हो उससे जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो ठीक है, वो ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होने से तो कुछ होना अच्छा है। खैर, चलिए, अब ये बताइए कि जब आप तो कुछ, मुझे लगता है कि सरकारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं और जो अधिकारी हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती होगी जब आप वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में जाती हैं, एनजीओ से भी जुड़ी होंगी। तो इसमें आप जब काम करती हैं, तो जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम जनरली सिस्टम कहते हैं, तो आपको ऐसे कभी कभी निराशा होती है कि यार ये काम इतने एफर्ट के बावजूद क्यों नहीं हो रहा? कोई ऐसी बात है जिससे आपको सबसे अधिक निराशा भी होती है कभी? इसमें हम अपने स्तर पर कार्य करते हैं, मतलब जैसे मेरा व्यक्तिगत है कि लोगों को जागरूक करना या उनको ये बताना कि ये योजना है, या फिर जैसे हम लोगों ने घरेलू स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन दी, फिर उनके जो आसपास जो महिलाएं हैं अगर वो कुछ करना चाहती है तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया, इस तरह से, या स्कूटी सिखाई या सिलाई सिखाई। बाकी रही बात सरकार की योजनाओं की, तो जो आजीविका है उसके माध्यम से भी महिलाएं कार्य कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमें मुख्यमंत्री आवास पे आमंत्रित किया गया था, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आमंत्रित किया गया। तो बहुत सारी महिलाओं को हम लोगों ने
उनकी बातों को सुना और बदलाव हुआ है। कोई महिलाएं अपने गांव में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, दूसरे महिलाओं को भी जोड़ रही है। तो योजनाएं तो पहुंच रही है, उनमें जागरूकता भी है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस हिसाब से महिलाओं का भी तो उतना जागरूक होना चाहिए ना, कि सरकार जो योजनाएं चला रही है तो हम उन तक पहुंचे कैसे, या सरकार जो पहुंचा रही है तो हम उनका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो वो बड़ी बात होती है। हाँ, उनके अंदर भी ईगरनेस होनी चाहिए कि वो आगे आगे बढ़े और उनका लाभ लें। वहां भी निराशा सी रहती है कई बार। कोई ऐसा कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई अधिकारी आपको मिला हो जो आपको लगता है भाई देखिए ये आदमी की इसने इतना अच्छा काम किया है इस फील्ड में, ऐसा कोई आप प्रभावित हुई हो किसी से, किसी महिला से या किसी महिला अधिकारी से या कोई कलेक्टर से, या जैसे आप कई उन लोगों से मिलती है, उनमें कोई ऐसा आपको मिला कि नहीं भाई ये बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस विषय में? बहुत से लोग हैं सर, जो जयपुर के कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी सर, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वो मुझे तो सही बात पूछो तो आश्चर्य इस बात का होता है कि उनको साहित्य में भी इतनी रुचि है। और प्रथम पुरस्कार उन्होंने ले लिया है। तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतने लगन से उन्होंने, निष्ठा से उन्होंने जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। और मैं 2-3 बार उनसे मिल भी चुकी हूँ, तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो उनमें साहित्य में भी रुचि है और सक्षम अधिकारी भी हैं, ये बात तो बहुत ही बढ़िया बताई आपने। तो अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये कानून और योजनाएं बन रही हैं, अब कोई ऐसा तरीका आपको लगता है सोशल मीडिया या किसी माध्यम से कि जो कानून और योजनाएं महिलाओं के लिए बनी है, इनको आम महिला तक इसकी जानकारी और लाभ सही तरीके से कैसे पहुंच सकता है? आपका इतना अनुभव है, तो कोई ऐसा तरीका है आपको लगता है कि जो जल्दी से पहुंचाया जा सके इनको महिलाओं तक? ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जब ये सरकार चलाती है तो ये अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं तो उन तक तो ये बात पहुंचती है, क्योंकि वो तो खुद जागरूक है। दूसरी बात, महिलाओं तक ये बात ऐसे पहुंचे कि अखबारों के माध्यम से, या दूसरी बात ये भी है कि मानसिकता उनकी कैसी है कि उनको काम कैसे करना है। अब जरूरी नहीं कि योजनाएं पहुंचा दी लेकिन महिलाएं कर लेगी, अगर उनको नहीं करना है तो वो नहीं करेगी, लेकिन करना है तो वो करेगी। ये उनकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है, सिर्फ योजनाएं देने से कुछ नहीं होगा। उनकी मानसिकता भी उसको स्वीकार करे कि हमें ये करना है, तो तभी लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, क्योंकि कई मैंने देखा है कि कुछ स्कीम्स होती है जिनमें सब्सिडी वगैरह मिलती है, लेकिन उसके लिए भी वो क्लेम करने के लिए आगे नहीं आती है। तो आगे नहीं आती। हाँ, सब्सिडी वगैरह बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, हमारी बैंक बहुत सारी है, निष्क्रिय रहती है वो, बैंकों की भी है। हाँ, बिल्कुल निष्क्रिय रहती है सर, तो उनको सक्रिय होना जरूरी है। क्या आप ये सोचती है कि जो फैमिली में पुरुष हैं, जो हस्बैंड्स हैं उनके, या भाई हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, उनको भी कुछ इसमें एजुकेट करने की जरूरत है क्या? उनको भी साथ लेने की जरूरत है कि वो बताएं क्या, किस तरह से डिसिमिनेट किया जा सकता है, इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात से तो फर्क पड़ता है कि घर के अंदर माहौल कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी शिक्षा कैसे हुई है। अगर वो शिक्षित है, जागरूक है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन वो निष्क्रिय है, उन्हें रुचि नहीं है, तो योजना आने से भी कुछ नहीं होगा। उनको इसमें शामिल होना पड़ेगा, चाहे वो जितनी भी योजनाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिनको करना है वो अपने स्तर पर भी शुरुआत करते हैं, और जिनको नहीं करना होता वो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ नहीं ले पाते, लेते भी तो उसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। ये भी हो जाता है, मिसयूज भी करने की, उसमें फायदा ही उठाना चाहते हैं, उसका जो रियल पर्पस है उस तक नहीं पहुंचते। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो चलिए, इसी बात पे हम रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर आगे की बातचीत जारी रखते हैं। जिंदगी
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, जीवन में बिखरा संगीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के लिए, मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के लिए। मैं हुई किस तस्वीर तू मेरा गाओ न माँ। मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग 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 है। हाँ सरिता जी, वेलकम बैक। अब एक ऐसे मुद्दे पे थोड़े आप अपने विचार बताइए। हालांकि इस टाइम तो वो संसद में और देश में बहुत चर्चा हो रही है उसके बारे में। आपके क्या विचार हैं? महिला आरक्षण बिल, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? कुछ बता दीजिए, आपके क्या विचार हैं? क्या राजनीति में भागीदारी को ये मजबूत करेगा बिल? और आप जितने महिलाओं से मिलती हैं और किस तरह से देखती हैं इस सारे जो हमारे देश में ये बदलाव आने की कोशिश हो रही है? कभी ये बिल पास होता है, कभी नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है। क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? देखिए सर, महिलाएं जो है 50% आबादी का नेतृत्व करती है, और ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये तो 33% का ही है। तो बात हम जब समानता की करते हैं तो समानता को तो छोड़िए, 33% आरक्षण मिल जाता है वही बड़ी बात है। तो अभी जो महिलाएं कार्य कर रही है या शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रही है, नेतृत्व कर रही है, तो अब उनके हाथों में जब कमान आएगी तो अपने स्तर पर बहुत अच्छे से वो कार्य करेगी। तो अभी तक तो निचले स्तर पर जो कार्य हो रहा था कि एक शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता
सत्ता आएगी या विधानसभा में या लोकसभा में जब उनको सीटें मिलेगी तो वो प्रतिनिधित्व करेगी, नेतृत्व करेगी और लोगों को प्रेरणा देगी कि हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं उस तरह से आप भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक मार्ग बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि योग्यता होती है लेकिन अवसर नहीं मिल पाते, तो योग्यता और अवसर दोनों मिलेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो आप ये बताइए, चलो आरक्षण मान लो हो जाता है, जब भी होता है तो महिलाओं को निर्णय लेने के लिए, वास्तविक शक्ति देने के लिए और क्या बदलाव आप सोचते हो? ये आरक्षण तो अपनी जगह हो गया, इनको डिसीजन मेकिंग में ये किस तरह से आए? आरक्षण बहुत जरूरी है। 33% की बात करते हैं तो महिलाएं जहां आधी आबादी है उसमें 33% ही है सिर्फ, ठीक है। तो 33% जब मिलेगा तो उनको खुद को महसूस होगा कि अब हम अपने स्तर पर और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अपने स्तर पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अवसर मिले आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तो और बड़े स्तर पर काम कर पाएगी। और दूसरी बात, उनकी मानसिकता बढ़ेगी, बड़े स्तर पर और भी महिलाएं आगे आएगी। जैसे मैंने बताया कि विधानसभा में होगी तो संख्या बढ़ेगी, लोकसभा में होगी तो संख्या बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आज जो पुरुष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसमें जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो और लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात, समाज में जो बदलाव आएगा उससे ही देश विकसित होगा। किसी भी देश के विकसित होने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का, लेकिन अगर उन्हें अवसर नहीं मिल पाता तो वो विकासशील देशों की श्रेणी में ही रहते हैं। किसी भी समाज को उठाने के लिए महिलाओं की जो भूमिका रहती है या परिवार का जो आधार है उसको हम जब देखते हैं तो एक सक्षम महिला ही सक्षम समाज की नींव रख पाती है। क्यों? क्योंकि वो महिला घर परिवार का आधार होती है। तो जब लोगों को प्रेरणा मिलती है, जब आधार सक्षम होगा तो अपने आप ही एक बदलाव तो आएगा ही। नहीं, बहुत सुंदर बात है, बहुत सही कह रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब करीब करीब आप आखिरी पायदान पर आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं, आप देख रही हैं सोशल मीडिया है, ये सब हो रहा है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर उन लड़कियों को जो अपने सपनों और सामाजिक दबावों के बीच संघर्ष कर रही हैं? मतलब दोनों तरफ से सपने भी अपने जीना चाहती हैं और सोशल प्रेशर भी उन पे बहुत है। कुछ उनके लिए बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करें वो? अभी 10 सालों में मैं इतना बदलाव देख रही हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वक्त था जब महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। आजकल की जो बेटियां हैं, जैसे अगर हम शिक्षा के अभाव में देखें तो क्या विकास हुआ था? कुछ विकास नहीं हुआ था पहले, क्योंकि शिक्षित थी नहीं। अभी तो सब महिलाएं हैं, चाहे बेटियां हैं, अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो बेटियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आकाश आपका है, जितना उड़ सको उतना उड़ो, लेकिन अपने संस्कारों को साथ लेकर चलो। माता पिता को गर्व होना चाहिए कि ये हमारी संतान है, ये अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि आपके निर्णय आप ले और आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं हो। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आज हम जो देख रहे हैं ये जगह जगह की इस तरह की शोषण की बातें आ रही है, या इस तरह के देश के लिए जलाया जा रहा है, या इस तरह से तिरस्कृत किया जा रहा है, अपने आप को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से और आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर ऐसे खड़े हो जाओ कि आपको किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़े, सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही ऊर्जावान बात कह दी आपने और बहुत ही अच्छा संदेश दे दिया। चलिए, इसी ऊर्जावान बात पे और इसी मोटिवेशन की बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आपसे एक दूसरे विषय पर बात करते हैं। संग संग चलूंगी मैं बनके बसंती पवन, संग संग चलूंगी मैं बनके बसंती पवन, अपने गम मुझे दे दे ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन, संग संग चलूंगी मैं बनके बसंती पवन, अपने गम मुझे दे दे ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन, संग संग चलूंगी मैं।
हाँ, तो वेलकम बैक सरिता जी। तो अब सरिता जी थोड़ा सा आपसे लाइट हल्की फुल्की बात करते हैं। आप इतने सामाजिक और भावनात्मक संघर्षों के बीच रहती हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव और इतना एनर्जाइज कैसे रखती हैं, इतनी ऊर्जावान अपने आप को कैसे रखती हैं? आप मेरे ख्याल में मेहनत भी बहुत करती हैं, लेखन भी करती हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देती हैं और इतने सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से इतना किस तरह से ऊर्जावान रखती हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं सर जो मेरी इच्छा है वो कर रही हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी इंसान अपने मन से जो कार्य करता है उसके लिए राह अपने आप बन जाती है, जहाँ चाह वहां राह। तो मैं ये जो इतने काम करती हूँ, मुझे परिवार भी संभालना है, मुझे लेखन यात्रा भी जारी रखनी है, मुझे समाज सेवा भी करनी है। तो मुझे इस चीज की संतुष्टि है कि मैं जो करना चाहती हूँ, और दूसरा जो मैं काम करती हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो, अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, उस कार्य को करके कोई फायदा नहीं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सुबह से लेकर शाम तक जो मेरी दिनचर्या रहती है, तो शाम को मैं सुकून से सो जाऊं और ये संतुष्टि महसूस करूं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और मैं जितना अच्छा कर सकती थी उतना अच्छा किया। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब पूरे सफर को आप जब पीछे मुड़ के देखती हैं, तो किस अचीवमेंट पे या उपलब्धि पे आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फेक्शन होता है या गर्व होता है आपको? ऐसा कौन सा लगता है आपको? मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे तो खैर निमित्त बनाया है, और जो ईश्वर करवाते हैं, जैसे करवाते हैं, उसे हम स्वीकार करें, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें, लोगों के जीवन को सुंदर कैसे बनाएं। ईश्वर ने हमें भेजा है, खुद के जो सपने हैं उनको भी आप साकार करो, लेकिन खुशियों को साथ लेके, संतुष्टि को साथ लेके। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि है ही नहीं कि मैं जो कर रही हूँ वो मुझे संतुष्टि दे रहा है कि मुझे जीवन में इसी तरह से संकल्पित होकर आगे बढ़ना है, महिलाओं की सहायता करनी है। मैं जितना कर सकूंगी उतना हमेशा करूंगी, और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अपने आप पर विश्वास करो, आगे बढ़ो, हम हमेशा उनके साथ में। कोई ऐसा विजन या कोई ऐसा सामाजिक लक्ष्य जो अब आप पूरा करना चाहती हो, आप लगता है यार ये और कर लूं, मैं ये इस तरफ मैं बढ़ूं, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? ऐसी कोई बात है? मैं हर महिला के लिए सोचती हूँ कि हर एक महिला अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले, उनमें इतनी काबिलियत हो कि वो आत्मनिर्भर बने, और सबसे बड़ी बात कि जैसा जीवन वो जीना चाहती है वैसा जीवन जिए। उनको ऐसे लगना चाहिए कि उनका सामाजिक जो ढांचा है वो इतना मजबूत हो कि घर परिवार की महिलाएं सारी की सारी सक्षम हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि जीवन एक बार मिला है तो उसे सुंदर कैसे बनाएं, दूसरों के काम कैसे आए, और विकसित राष्ट्र की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब महिलाएं आगे बढ़ेगी। तो जो भी हम देश के बारे में सोचते हैं या समाज के परिवार के बारे में सोचते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं अपने आप पे ध्यान दे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, खुश रहे, दूसरों को खुश रखे। अबे हर एक इंसान अपना कार्य तो करता ही है, अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन औरों के लिए क्या करके गए। तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम संतुष्ट हों कि हमने जो आने वाली पीढ़ी को दिया वो अपने आप को कैसे स्वीकार करेंगे, और उनके संस्कार हैं, उनकी वजह से उनकी जो पहचान है, उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसे मजबूत बने। तो मेरी सोच तो यही है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जाना चाहिए, हम इस बात को स्वीकार भी करें और आगे भी बढ़ाएं। बहुत सुंदर बात है, कह दी आपने। अच्छा ये बताइए सरिता जी, आपको कोई, आपके शौक क्या है? कोई म्यूजिक, पेंटिंग, क्या आप संगीत सुनना पसंद करती हैं? कोई फेवरेट गाना कोई आपको कौन सा है, बताइए हमें। मेरा पसंदीदा गाना है कि संग संग चलूंगी मैं बन के बसंती पवन। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और भी है, पुराने गाने मैं सुनती हूँ, मुझे बागवानी का भी शौक है। अच्छा। मैं पुराने गाने भी सुनती हूँ और पेंटिंग का भी शौक रहा है। तो जो भी मेरे मन में आता है, जब मुझे लगता है कि नहीं अभी कुछ नया किया जाए, तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? अगर हम हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में बात करें, कौन पसंदीदा कलाकार कौन है आपके? लता मंगेशकर जी के गाने मुझे बहुत पसंद है। चलिए, तो श्रोताओं, ये थी हमारी बेहद प्रेरणादायक और संवेदनशील बातचीत लेखिका एवं समाज सेवी सरिता राठौड़ जी के साथ। आज की चर्चा ने हमें यह एहसास कराया कि बदलाव केवल मंचों से नहीं, बल्कि संवेदनशील सोच, मजबूत इरादों और निरंतर प्रयासों से आता है। चाहे वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो
बेटियों की शिक्षा का प्रश्न हो या समाज की पुरानी सोच को बदलने की चुनौती, सरिता जी ने अपने कार्यों और विचारों से एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया है। सरिता जी, आज हमारे रेडियो एसएन पर अपना समय देने और इतने खुलकर अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे आमंत्रित किया। मैं मेरे मन की बात आप सभी से साझा कर पाई, मेरी बात लोगों तक आपने पहुंचाई, मुझे खुशी है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम नमस्कार। कामना करते हैं कि आप इसी तरह समाज और साहित्य दोनों के क्षेत्रों में अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहें और लोगों को प्रेरित करती रहें। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।